Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about teaching strategies. In my previous lecture, I have done लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड स्टाइल्स पे स्टूडेंट्स किन तरीकों से सीखते हैं, कौन से वेज उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं अगर उनको उनको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होती है, तो वो किन तरीकों से इंफॉर्मेशन को अच्छे से सीख सकते हैं, किन तरीकों से अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आज हम टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनकी मदद से स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से सीख सकते हैं। एक तो होती है स्टूडेंट की पर्सनल नेचुरल हैबिट्स होती हैं कि वो विजुअल चीजों से ज्यादा सीखते हैं, टेक्टाइल से सीखते हैं, या फिर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जरूरी है, या फिर उनके लिए एक ऑडियो बड़ी जरूरी है। सिर्फ कोई टीचर पढ़े तो तब भी वो चीजें सीख सकते हैं, लेकिन वो अपनी जो है ना जो लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज है ना, उनमें बच्चों का अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन टीचिंग स्ट्रेटजीज भी कुछ होती हैं कि टीचर्स जो हैं उनका कौन सा तरीका जो है वो बच्चों को बेस्ट लग रहा है सीखने के लिए। तो आज हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। एंड आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड स्टार्ट माय लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सो प्रेजेंटेशन ओवरव्यू में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टीचिंग, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, डिफरेंट स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, देन कंक्लूजन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफाइन टीचिंग। अगर आप लेक्चर को पॉज करें तो आपके माइंड में टीचिंग से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि टीचिंग है क्या। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एंगेजमेंट विद लर्नर्स। टीचर्स जो हैं वो लर्नर्स के साथ, ये देखें अगर आप पिक्चर में देखें तो लर्नर्स के साथ एंगेजमेंट टीचर्स की बनी हुई है। ठीक है। और ये क्या करती हैं, अनेबल देम टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द नॉलेज। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को कंसेप्ट और प्रोसेशन, मतलब ये सारा जो प्रोसेस है वो सारा टीचर्स के साथ एंगेजमेंट के साथ होता है। टीचर बच्चों को सिखाता है और उनको और बच्चे सीखने के बाद उन चीजों को एप्लीकेबल करते हैं फॉर देयर डेली लाइफ। इट इंक्लूड डिजाइन, कंटेंट सिलेक्शन, डिलीवरी, असेसमेंट, रिफ्लेक्शन। टीचर पहले सिखाएगा फिर इनकी एवेल्युएशन लेगा, असेसमेंट्स होंगी, वो सारी चीजें। तो ये टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट है बेसिकली। ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज टीचिंग। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम ली है गूगल से ही। तो CS कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, चॉइस, केयरिंग। अब टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन भी होती है, स्टूडेंट्स की कोलैबोरेशन होती है, स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग विद स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी होती है, चॉइस होती है, बच्चों को चॉइस दी जाती है आप क्या उनमें से सिलेक्ट करना चाहेंगे, ये सारी चीजें। केयरिंग मतलब आपको वो, अगर आप टीचिंग को देख रहे हैं तो टीचिंग की इतनी ज्यादा डेफिनेशन है, इतनी ज्यादा डेफिनेशन है कि आप जितनी ज्यादा सोचे उतनी कम है। हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टीचिंग जो है वो एक एक अलग से एक यूनिक जो है ना आपके पास उसकी डेफिनेशन आएगी। सो पीछे भी मैंने जैसे बताया कि स्टूडेंट लर्नर की जो आपस में उनका होता है एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट यानी कम्युनिकेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है, कोलैबोरेट करके वो पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर जो है वो बच्चों को अगर एक टास्क दे रहा है तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उससे वो ज्यादा सीखते हैं। क्रिएटिविटी यानी टीचर्स अगर बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, वो फिर उससे और ज्यादा सीखते हैं। इनको चॉइस दी जाती है व्हाट इज बैड एंड गुड। सो केयर भी मिलती है टीचर्स को, बच्चों से बच्चों को टीचर्स के थ्रू। ये सारी चीजें क्या है, टीचिंग है। सो 11 हैबिट्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर्स की, अगर टीचर्स की अच्छी इफेक्टिव हैबिट्स देखी जाए तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करती हैं। हर एक जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक इफेक्टिव टीचर की डेफिनेशन देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कॉमन है कि वो एक टीचर में होनी चाहिए। इंजॉयज टीचिंग। टीचर वही होता है जो अपनी टीचिंग को एंजॉय करता है। अगर कोई टीचर अपने प्रोफेशन को एंजॉय ही नहीं कर रहा, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसको आप एंजॉय ही नहीं कर रहे, आप उसको उसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा, तो वो आप उसका हक अदा कर ही नहीं सकते। मेक्स अ डिफरेंस, spread positivity, gets personal, gives 100%, stay organized.
is open minded, has standards, finds inspiration, embrace change, create reflections। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक इफेक्टिव टीचर में होनी चाहिए कि वो अपना 100% देता है, वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, पॉजिटिव रहता है, बच्चों को नए चांसेस देता है, उनको इंस्पायरेशन देता है, मोटिवेट करता है। रिफ्लेक्शन पैदा करना होता है कि आप अपने किरदार में अपने करेक्टर को आप इतना वाज़ा करते हो कि आपका रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स में नजर आना चाहिए। अगर आप लॉयल हो, आप एक अच्छे एक मेहनती टीचर हो, तो वो मेहनत आपके बच्चों में नजर आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें चीजें क्या है, ये इफेक्टिव टीचर में होती हैं, ये होनी भी चाहिए। अगर इन चीजों में से कोई एक चीज टीचर में नहीं है तो वो कभी भी इफेक्टिव टीचर नहीं हो सकता। इफेक्टिव मीन तो वो किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। जो मेन हमारा टॉपिक है वो तो ये है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्टाइल्स के ऊपर। तो आज हम जो है ना कुछ 7 स्ट्रेटजीज एंड स्टाइल्स जो मेन कॉमन है उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें इंटरेक्टिव टीचिंग है, स्टेशन टीचिंग है, पीर टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज होंगी, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होंगी एंड टीम टीचिंग होगी। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास इंटरेक्टिव टीचिंग। इंटरेक्टिव में अगर आप वर्ड में जाएं तो इंटरेक्शन होता है जी इसमें। Involved facilitator and learners encourage and expect learners to participate। लर्नर और फैसिलिटेटर यानी टीचर, इन दोनों का जो है ना आपस में ताल्लुक होता है, ठीक है। ये इनकरेज करते हैं कि लर्नर्स पार्टिसिपेट करें। यूज क्वेश्चन टू स्टिमुलेट डिस्कशन, एम्फेसिस का वैल्यू ऑफ आंसर्स। अब आप क्लास में अगर जो कॉमन हमारी स्ट्रेटजीज यूज होती है, इंटरेक्टिव टीचिंग भी यूज होती है हमारे अगर क्लासरूम से में देखा जाए पाकिस्तान के अंदर। तो टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट्स उनका आंसर देते हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि जी ये वाली आज हमने मशक पढ़ ली, अब आप उससे क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है कि पार्टिसिपेंट्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि जिस चीज के बच्चे को आता है आंसर, या जो बच्चा इसका आंसर दे सकता है वो हैंड रेस करे। यूज टीचिंग एड्स टू गेन एंड रिटेन अटेंशन, यानी कि टीचर्स जो है ना वो फुली अटेंटिव रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चे भी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फुल इस माहौल में बच्चे सीखते हैं। स्टेशन टीचिंग है जी आगे। स्टेशन टीचिंग में है co-teaching provides a great opportunity to utilize a station model, basic station approach, content and student are divided into 3 groups। ठीक है, 3 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को एक क्लास के अंदर 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया। 2 स्टेशंस आर टीचिंग लेड, टीचर लीड कर रही है 2 स्टूडेंट्स को, व्हाइल द थर्ड ग्रुप वर्क इंडिपेंडेंटली। अब क्लास में क्या होता है कि अगर आप एज अ टीचर जाएं तो आप उनमें से क्या करते हैं, 15 स्टूडेंट्स की क्लास है तो आप 10 को जो है वो आप खुद लीड कर रहे हैं। अब 5 उनमें से ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, अगर आप उनको एक दफा टास्क बता दें तो वो अच्छे से खुद से कर लेंगे। तो ये है कि आप उनको 5 को अलग से बिठा देते हो, इंडिपेंडेंटली काम करें। ग्रुप्स रोटेट बिटवीन स्टेशन। अब आपने क्या किया, टीचर ने इन दोनों को तो बता दिया ना, इसको ये सबसे स्ट्रांग है, इसको 5-10 मिनट के लिए, 30 मिनट की क्लास है 10 मिनट के लिए अलग से बिठा दिया। फिर आपने क्या किया, 20 मिनट इस ग्रुप को दिए। अब आपने क्या किया, इस ग्रुप को इधर भेज दिया, इस वाले बी ग्रुप को इधर ले आए, ठीक है। तो रोटेशन होती रहती है, ग्रुप रोटेट बिटवीन स्टेशन and by the conclusion of the lesson students will have completed all 3 stations and each teacher will have seen every student। कि यहाँ पे क्या है कि कोई बच्चा इग्नोर नहीं होता। अगर आपके पास 30 स्टूडेंट्स है एट अ टाइम, टीचर दरम्यान में बैठा हो, ये मैंने खुद एज अ टीचर ये वाला काम किया हुआ है। मैंने 1 साल जो है वो मॉन्टेसरी में पढ़ाया है, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि बहुत इजी हो जाता है जब आप स्टेशन टीचिंग करते हैं। तो आपके लिए हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना आसान हो जाती है। इवन देन टीचर को इतना भी पता होता है कि क्लास में किस बच्चे का जी खराब है, किस बच्चे का सी खराब है, किसका गोल सर्कल ठीक नहीं है, किसकी स्ट्रेट लाइन ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टेशन टीचिंग से समझ आ जाती हैं, हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पेड टीचिंग। व्हाट इज पेड टीचिंग? पेड टीचिंग इज अ मेथड बाय व्हिच वन स्टूडेंट इंस्ट्रक्ट्स वन अनदर स्टूडेंट इन मटेरियल on which the first is an expert and the second is a novice। अब ये है कि स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे तो देखेंगे प्रेजेंटेशंस होती हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे ये बहुत कम पेड टीचिंग होती है, लेकिन ये होनी चाहिए। खैर आप स्कूल लेवल पे अगर मॉनिटर क्लास का देख लेंगे या फिर CR बनाया जाता है,
तो वो जो है, अगर टीचर क्लास में बच्चों को कहता है कि ठीक है जी आप आ जाएं, वो यहाँ पे भी ना मैं एक चीज कहती हूँ कि स्टेशन टीचिंग में ऐसे हो सकता है, ये मैंने खुद भी किया हुआ है, कि एक बच्चे को अगर आप बना दें हेड, कि आपने इन चारों का भी देखना है काम ठीक कर रहे हैं साथ साथ, और कभी भी 15 स्टूडेंट्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 15 के 15 एक ही स्टेट पे फॉल कर रहे हों, क्योंकि बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एक से पढ़ के एक होता है। तो ऐसे जो है ना, हमें 20 स्टूडेंट लर्निंग के लिए टीचर मिल जाते हैं टीचिंग के लिए। तो वो एक बच्चा पढ़ाता है और बाकी क्या करता है, बाकी उसको सुनते हैं। So next है जी हमारे पास cooperative learning. What is cooperative learning? Cooperative learning is group learning activity organized in a such a way that learning is dependent on the socially structured exchange of information between learner in a group. Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small team, each with students of different levels of ability, use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. ठीक है, cooperation हो रही है इसमें, and each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learn. Thus, creating is an atmosphere of achievement. Student work through the assignments until all group members successfully understand and completed. यहाँ पे जैसे मैंने पीछे बताया था कि पी टीचिंग, स्टेशन टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब ये तीनों हम लोग इनको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कोऑपरेटिव लर्निंग की जो इजी एग्जांपल है, डेफिनेशन वो मैंने दी है। इन कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन अ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। स्मॉल ग्रुप्स बना दिए, जैसे मैंने ये स्टेशन टीचिंग में बोला था। So they are individually accountable for their work, and the work of the group as a whole is also assessed. Cooperative groups work face to face and learn to work on a as a team. अब यहाँ पे अगर स्टेशन लर्निंग में एक बच्चे को कोऑपरेटिव पी टीचिंग के लिए खड़ा कर दिया जाए, तो सॉरी ये मेरे, हाँ जी, पी टीचिंग लिए खड़ा कर दिया जाए और उनकी कोऑपरेशन भी हो साथ में, तो ये टीम वर्क भी हो सकता है, और ये तीनों एट अ टाइम स्ट्रेटजीज और स्टाइल्स यूज हो सकते हैं। जैसे मैं हमने लर्नर्स के लिए देखा था, तो वहां पे बच्चे जो हैं वो, अब एक 15 स्टूडेंट्स की क्लास है, अब टीचर 15 स्ट्रेटजीज एंड स्टाइल्स नहीं यूज कर सकता। वो सेल्फ रेगुलेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर सिर्फ पीयर टीचिंग, या सिर्फ स्टेशन टीचिंग या इंटरेक्टिव टीचिंग नहीं यूज कर सकता। अब यहाँ पे टीचर्स को ऐसी एक्टिविटीज बनाने की जरूरत होती है जिनमें वो इन सारी स्ट्रेटजीज को लेके आ सके, ताकि जो बच्चा जिस स्ट्रेटजी से सीखना चाह रहा है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। इसको वैसे सोशल लिंग्विस्टिक्स थ्योरी में हमने इसको पढ़ा था, सेल्फ रेगुलेशन में हमने पढ़ा था जोन ऑफ प्रोक्सीमेट एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये एसएलए की ही पीछे स्लाइड्स हैं, लेक्चर है एक पूरा, आप उसमें भी देख सकते हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज में क्या है, सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजी दैट स्टूडेंट कैन यूज टू मैनेज देमसेल्व्स एज लर्नर एंड डायरेक्ट देयर ओन बिहेवियर व्हाइल लर्निंग। ये है जी ग्राहम एंड रेड की 1992 की रिसर्च, उधर से डेफिनेशन ली है। इट इज अ स्ट्रेटजी बाय व्हिच स्टूडेंट्स सेल्फ ट्यूटर एंड सेल्फ मॉनिटर देमसेल्व्स। बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को मॉनिटर करते हैं कि भाई हमने अच्छा पढ़ा है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारे से मसला हो रहा है हमारे काम में, तो उसको कैसे ठीक करना है। सेल्फ मोटिवेशन भी इसमें आ जाती है। आप अपने आप को जो है ना, अपने साथ अपने खुद बन जाते हैं। ठीक है, तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ये है। यहाँ पे टीचर्स जो है वो कैसे बच्चों को क्लास में, ये स्ट्रेटजीज जो मैं यूज करती थी वो ये थी कि आप बच्चों को काम दें कि ये देखें, अच्छा ठीक है, आपने खुद एक दफा देख लिया कि ये गलतियां हैं, लेकिन आप कभी खुद भी बात निकालें। आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि अच्छा ये आप अपनी नोटबुक पकड़ें, आप खुद देखें कि आपकी गलतियां किधर है। ठीक है, तो वो खुद भी इस चीज को, और आप उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं कि आप इस वे में अपने आप को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम 2 3 4 या 5 सेशन के बाद वो खुद अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेशन की उसको आदत हो जाएगी, वो सेल्फ मोटिवेशन की भी, कि वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है। सो नेक्स्ट है जी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज आर वन टाइप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी दैट लर्नर यूज इन ऑर्डर टू लर्न मोर सक्सेसफुली।
These include repetition, organizing new language, summarizing meaning, guessing meaning from context using imagery for memorization. अब एक चीज तो बच्चे को सिखा दी हमने, क्लास में कह दिया कि चले ठीक है जी आपने समरी याद करनी है या आपने जो है ना ये वाला काम याद करना है, मेमोराइज करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नहीं टीचर्स जो हैं, सॉरी बच्चे तो बच्चों की तो हमने पीछे चीजें बता दी है ना। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज में टीचर्स क्या कर सकते हैं, टीचर रेपिटेशन के लिए कह सकते हैं कि आप इस आप सेंटेंस आपने दिए, आपने आगे पीछे करके दे दिए जी, बच्चों को कहा इसको ऑर्गेनाइज कर दें, फिर इनको रेपिटेशन करें, समरी करें, फिर इनके मीनिंग निकालें कॉन्टेक्स्ट में से, आप इसमें से नाउन ढूंढें, प्रोनाउन ढूंढें, आप मतलब याद करने के देखिए मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप, कॉग्निटिव लर्निंग होती है जिसमें आपका माइंड इस्तेमाल हो, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे करते हैं। मैं अपनी क्लास में अगर छोटे लेवल पे जब मैंने पढ़ाया था तो मैं अगर एक किसी बच्चे को ऐसे करवाना होता था तो उसमें से 10 to 11 वर्ड्स या 12 वर्ड्स में निकाल लेती तो एक साइड पे हम लिख लेती थी मैं। और मैं फिर बच्चों को कहती कि इस वर्ड के साथ जैसे पाकिस्तान के साथ एक जुमला बनाए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लिख दिया जी। सूबे, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जी, लिख दिए। अब ये मैं उर्दू का बता रही हूँ बट प्रोविंसेस लिखने के, पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस और 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान इज और कंट्री, मतलब उसमें से 10 to 11 बच्चे, 20 क्लास के बच्चे हैं, 20 के 20 बच्चों से बोलें कि आप जुमला बनाएं। अब बच्चे सेंटेंसेस बना रहे हैं, फिर बाद में उनको ऑर्गेनाइज करें, उनके मीनिंग साथ साथ बताते जाएं, वो ये होगा 20 में से 10 जुमले बच्चों को याद हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कोग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं जिसमें बच्चों के मेंटल लेवल को यूज किया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव है क्लास में और इसको तो जरूर यूज करना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग खुले और वो ज्यादा सीखें और उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो। नेक्स्ट है कि हमारे पास टीम टीचिंग है। टीम टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज collaborative teaching and co-teaching and is an instructional strategy where teachers work together regularly. There are a number of different approaches of team teaching. Some of the most common are two teachers delivering instruction together. अभी बहुत ज्यादा आ गया है जो किंडरगार्टन है या फिर मॉन्टेसरी के लेवल पे ना, टीचर एक होम टीचर होती है और एक असिस्टेंट टीचर होती है। यानी कि क्लास में अगर 15 to 12 स्टूडेंट्स हैं, 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, ये तो है कॉमन चीज है हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में। तो जो है ना क्या करते हैं, एक असिस्टेंट टीचर होती है, 15 को वो संभाल रहा है, 15 को वो संभाल रहा है, दूसरा संभाल रहा है, या फिर एक काम एक्टिविटीज एक टीचर अरेंज कर रहा है, दूसरा करवा रहा है। मतलब ये मिलजुल के जो टीचिंग होती है ना, ताकि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिले और इस तरह बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। इसमें आप स्टेशन टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, इसमें आप इंटरेक्टिव टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्लास में काम करवा रहे हैं राइटिंग का, तो आप बच्चों की राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं, बच्चों की स्पेलिंग अच्छी कर सकते हैं, साथ साथ बच्चों को चीजें याद हो सकती हैं। तो ये वाली सारी चीजें क्या है, टीम टीचिंग से बहुत बेस्ट हो सकती हैं। सो टीम टीचिंग स्ट्रेटेजीज कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर में आ जाता है वन टीच वन असिस्ट। जैसे मैंने बताया एक टीचर पढ़ाता है, एक असिस्ट करता है, क्लास में घूम फिर रहा है कि हर बच्चे के फिंगर है सबक के ऊपर, क्या हर बच्चा अटेंटिव है या कुछ इधर उधर देख रहे हैं, कुछ शरारत कर रहे हैं। बोथ टीचर्स आर प्रेजेंट but one takes the lead and the other observe or drift around the room assisting students. One speak, one add. One teacher takes the lead and the other adds or question important points as they arise. ठीक है? One teach, one chart. One leads discussion or lecture and the other one writes notes on a board. आप एक बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में घूम फिर के एक साथ साथ नोट्स जमा कर रहा है जी बोर्ड पे, बच्चों की फुल अटेंशन है, टीचर की ऑडियो पे भी विजुअल भी। यानी लर्निंग स्ट्रेटजीज में जो हमारा विजुअल परसेप्शनल देखा जाए वो भी फिट आ रहा है, और उसके बाद जिस बच्चों को ऑडियो चाहिए वो भी हो रही है। पैरेलल टीचिंग में है जी टीचर्स जॉइंटली प्लान इंस्ट्रक्शंस बट ईच डिलीवर इट टू हाफ ऑफ द क्लास। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास टीच कंक्लूजन आ गया है, क्योंकि हमने सारी स्ट्रेटेजीज वन बाय वन डिस्कस कर ली हैं। होप सो आपको इन स्ट्रेटेजीज स्टाइल्स की समझ आ गई होगी। बट अभी हमारे पास है कंक्लूजन। टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट टीचर्स विल यूज टू सपोर्ट देयर पीपल और स्टूडेंट्स थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। ये वो स्टाइल्स और स्ट्रेटेजीज हैं अगर टीचर्स अपने अपनी लर्निंग पीरियड में यूज करें तो बच्चों को और बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं।
A teacher will choose a teaching strategy most suitable to the topic being studies। अब ये नहीं है कि ग्रामर का टॉपिक पढ़ा लिया, पकड़ लिया और उसको रट्टे लगवा रहे हैं, नहीं, ग्रामर का टॉपिक प्रैक्टिकल नहीं होता, ये प्रैक्टिकल होता है। आप बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें सिखा सकते हैं। कौन सा आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड यूज करना है या फिर अपने लेक्चर मेथड यूज करना है। अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं, अगर आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन करें, पहले बच्चों को इधर खड़ा करें। अगर आप नाउन पढ़ा रहे हैं जी, ये क्या है, ये गर्ल है, नेम, इसका नेम क्या है जी, इकरा है, चेयर है, टेबल है, सामने एग्जांपल्स लाएं। फिर चीजों को 10 एग्जांपल्स दें, हर बच्चा उसमें इंटरेक्ट करे। फिर उसके बाद बच्चों को डेफिनेशन लिख के दें कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी है वो कौन से टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है और कौन सी चीज, कौन सा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ द लर्नर्स एंड द स्टेज इन देयर लर्निंग जर्नी। सो ये था जी आज का लेक्चर। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा, आपको आज के लेक्चर की समझ भी आई होगी। और टीचर्स के लिए ये लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपको टीचिंग स्ट्रेटेजीज का ही नहीं पता तो आपके लर्नर्स जो हैं उनके लर्निंग स्टाइल्स का तो आपको कैसे ही पता चलेगा। सो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।